नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अमित शाह के दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जेडीयू दफ्तर में बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी के तमाम विधायक एमएलसी की बैठक की जा रही है। बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में 24 जनवरी को वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह पर जेडीयू की बड़ी रैली की तैयारी को लेकर भी समीक्षा हो रही है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर पुरजोर चर्चा की जा रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि जेडीयू साल 2020 के चुनाव परिणाम के बाद ही चुनावी तैयारियों में लग गई थी और पार्टी किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। जेडीयू दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी बड़े नेता हैं वो इस बैठक को लीड कर रहे हैं और इस बैठक में जेडीयू के तमाम विधायक और एमएलसी, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी सहित जो प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे तो माना जा रहा है कि 24 जनवरी को जो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है उसको लेकर वेटनरी ग्राउंड में एक बड़ी रैली होने वाली है, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि अमित शाह के दौरे के बाद जेडीयू में सरगर्मी तेज है और जेडीयू अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का कैसे बेहतर प्रदर्शन हो उसे लेकर भी इस बैठक को आयोजित किया गया है। और इस बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि इस बैठक पर जेडीयू की काफ़ी निगाहें हैं और जेडीयू आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति क्या बनाती है उसकी तस्वीर इस बैठक में साफ होगी। बहरहाल बैठक के बाद क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त कैश की गिनती अब पूरी हो चुकी है। 4 दिन से जारी कैश की गिनती में ये आंकड़ा 351 करोड़ तक पहुंचा है। कैश जब्ती का ये आंकड़ा देश में किसी भी छापेमारी में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। बोलांगीर में सांसद की कंपनी बीडीपीएल और बीएसआईपीएल पर छापेमारी में सांसद और उनके करीबियों के ठिकानों से ये कैश मिले थे। कैश काउंटिंग के खत्म होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की ओर से आज औपचारिक तौर पर लिखित बयान जारी किया जाएगा, जिसमें सारी जानकारी साझा की जाएगी। वहीं माना ये जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो देश में किसी भी छापे में मिले कैश का ये सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इनकम टैक्स का लिखित बयान आ जाएगा और साथ ही साथ आपको पूरी जानकारी दें कि पिछले 5 दिनों से इस छापेमारी में लगी हुई ईडी की टीम ने लगातार कैश की काउंटिंग की है। बीडीपीएल और बीएसआईपीएल पर छापेमारी में सांसद और उनके करीबियों के ठिकानों से ये कैश मिले हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ नोटों की गड्डियां ही आपको नजर आएगी और कैश काउंटिंग खत्म होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की ओर से आज औपचारिक तौर पर लिखित बयान जारी कर दिया जाएगा, जिसमें सारी की सारी जानकारियां साझा की जाएगी कि क्या कुछ मिला है, कितने कैश मिले हैं कुल मिलाकर। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ गोल्ड की भी जब्ती की गई है, कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इतने पैसे सांसद जी के पास आए कहां से। वहीं माना यह जा रहा है कि अगले सप्ताह से आरोपियों को पूछताछ के लिए समन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसके तहत पूरी जानकारी ली जाएगी कि आखिर इतने पैसे कहां से लाए गए, इतने कैश कितने वक्त से जमा किए जा रहे थे। कुल मिलाकर 9 अलमारियों में ये पैसों को रखा गया था। बोलांगीर के एक रेंटेड हाउस में इन पैसों को जमा करके रखा गया और वहीं से छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए निकले हैं। और सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त 351 करोड़ कैश पर आयकर विभाग की ओर से विस्तार से जानकारी दी गई है। आयकर विभाग के अनुसार कुल मिलाकर 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जिसमें बोलांगीर से 284 करोड़ रुपए जब्त हुए। आयकर विभाग ने 3 राज्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 5 दिन की छापेमारी में 351 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वहीं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए, जिनसे जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैश कांड में। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए कितनी नोटों की गड्डियां वहां पर मौजूद हैं। लगातार इनकी गिनती की गई। 5 दिन की छापेमारी में 351 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वहीं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त हुए हैं, जिनसे जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे ही उन दस्तावेजों को समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कहां कहां इन पैसों को लगाया गया था और कैसे इन पैसों का आगमन हो रहा था। और कांग्रेस सांसद कैश कांड पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां विरोधियों पर हमलावर है, वहीं महागठबंधन बीजेपी के ही इरादे पर सवाल खड़े कर रही है। इस तरह से बीजेपी भ्रष्टाचार का हवाला दे रही है, प्रहार कर रही है। पहले तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि देश से लुटेरे क्यों हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन भाजपा के लोग अपनी मार्केटिंग में लगे हुए हैं। मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी सिर्फ एक बात की है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा, मोदी जी के शरणागत हो जाएगा, तो उसके सारे दाग धुल जाएंगे। चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण हो, जो रिश्वत लेते कैमरा के सामने पकड़े गए थे, चाहे मोदी जी के वो तमाम मित्र जो ये देश लूट कर भाग गए और मोदी जी ने उन्हें विदेशों में ले जाके आराम से बसा दिया हो, या आज कोई पकड़ा गया भ्रष्ट आदमी हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का ही क्यों हो, कांग्रेस कभी किसी भ्रष्ट के साथ नहीं। इंडी गठबंधन का तो जन्म ही भारत में भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले दलों और उनके नेताओं को संरक्षित करने के लिए हुआ है। इसलिए वो कोई भी विषय भ्रष्टाचार पर बोलते नहीं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश अगर किसी एक व्यक्ति के घर पर मिलता है तो ये गरीब के हक का पैसा इन्होंने अपनी तिजोरियों में बंद करके रखा है। इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में कैश इनके घर से पकड़ा जा रहा है। इसलिए ये कोई भी नेता इस विषय पर बोलने से बच रहे हैं। और अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं से औपचारिक बातचीत में यह बहुत बड़ा बयान सामने आया। विशेष राज्य के दर्जे और जातिगत जनगणना पर एक बड़ा बयान अमित शाह ने दिया है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उन्होंने चुनावी स्टंट बता दिया है। चुनाव है और इसीलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मजबूती से काम करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह का बड़ा बयान। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर दी थी और इसी को लेकर अब अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। अमित शाह की बिहार दौरे और बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान की गई बातचीत पर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने शाह के बयान पर ऐतराज जताया है तो बीजेपी ने इसका समर्थन किया। की बात कही जा रही है तो आप अलग स्टंट सामने ला रहे हैं। जाति गणना से अगर परेशानी है तो केंद्र सरकार पूरे देश में कराए और बिहार की जाति गणना को कंपेरिजन करके दिखाए कि ज्यादा और कम किन किन जातियों का है। पेट फट रहा है। बिहार जो कर दिया इसके लिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर न बोलिए। तो पटना में आके तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया था और उनकी पार्टी के लोग अदालत में बजाबता चले गए थे जातीय गणना के विरोध केस किया था। तो गृह मंत्री जी सार्वजनिक तौर पर झूठ बोले, ये देश के लिए शर्मनाक है। और रही बात बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, हमने ये मांग वहां रखी है, आगे भी रखेंगे। भाजपा ने बिहार में शुरू से जातीय सर्वे के पक्ष में भाजपा रही है, लेकिन जातीय सर्वे किसी के पक्ष में हो जाए, किसी दल विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे और सरकार को भी इस पर जवाब देना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी, आप विशेष राज्य का दर्जा का जो नौटंकी करते हैं, राजनीतिक स्टंट आपका है, इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। अमित शाह की तरफ से जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े किए जाने के बाद जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अगर बिहार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट
सही नहीं है तो केंद्र सरकार अपने स्तर से आर्थिक सामाजिक जनगणना कराए। केंद्र के पास जनगणना कराने का पूरा संसाधन है, केवल समर्थन करने से काम नहीं चलेगा। जेडीयू ने आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर दी है। के रूप में तो आप नाकाम हैं, तो सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार आपके पास, जनगणना कराने के लिए एजेंसी आपके पास, कर्मी आपके पास, आप कह रहे हैं कि हम पक्ष में हैं। अरे ये तो आपका दायित्व है कि आप देश के अंदर में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराइए। तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि अगर बिहार के जाति सर्वे से आपको मतभेद है तो देश भर में सामाजिक आर्थिक जनगणना करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में डालिए। राजनीति में भाषाई पैतरेबाजी नहीं, जो हमारा हक है वो हम लेकर के रहेंगे। और 55 दिन बाद सीएम नीतीश का जनता दरबार पटना में लगा। सीएम नीतीश कुमार ने बहुत ही लंबे अरसे बाद फरियादियों की फरियाद सुनी। सीएम नीतीश की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। आज उन्होंने कई विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुना है और उसका ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया। जनता दरबार में संबंधित विभाग के मंत्री भी मौजूद रहे। खबर गोपालगंज से आपको बताएं, जहां मॉडल सदर अस्पताल की लापरवाही से प्रसूति महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई है। वहीं 2 नवजात बच्चे की मौत भी हो गई। आरोप है कि ड्यूटी से डॉक्टर गायब थे और नर्सों ने प्रसूति महिलाओं का इलाज किया और इसी वजह से महिलाओं की हालत बिगड़ गई और 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। कटैया की रहने वाली संध्या देवी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया, लेकिन नर्सों के इलाज करने की वजह से उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं राजेंद्र नगर मोहल्ले की रहने वाली रोमा देवी का बच्चा ऑपरेशन के वक्त पर नहीं होने से पेट में ही मर गया। अस्पताल में इसके पहले भी लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। सिविल सर्जन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। मॉडल सदर अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। मॉडल सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों की जगह यहां नर्सों की इलाज से एक नहीं 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस वजह से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। उसके बाद से अभी भी डॉक्टर यहां नहीं पहुंचे हैं और सिर्फ नर्सों के भरोसे इस अस्पताल को छोड़ दिया गया है। ये महिला प्रसव वार्ड है और यहां पर पुरुषों का अंदर जाना मना है, लेकिन हकीकत जो है अस्पताल की उसे दिखानी है तो हमें भी अंदर जाना मजबूरी है। कुछ पेरेंट्स से इनसे बात करते हैं। क्या हुआ था आपके परिवार के साथ? जैसे हम लोग कटिया से आए थे यहाँ पे अच्छी सुविधा के लिए, अच्छी सुविधा नहीं हुआ इसलिए ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन कराने के बाद तुरंत बोले जल्दी जाके भर्ती कराइए। भर्ती कराने में क्या हुआ, जो वो लोग गए बच्चा को लेकर और साफ़ सुथरा किए नहीं। एक दिन रखे, दूसरा दिन बोले जो एमरजेंसी लेके जाइए प्राइवेट में लेकर गए, वो भी साफ़ सुथरा किए। फिर से प्राइवेट वाले बोले लेकर जाइए बाहर ले तो बच्चा मौत हो गया। हकीकत आपने सुना, लेकिन अंदर की भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो और भी प्रसूति महिलाएं इस वक्त भर्ती हैं उनकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि वहाँ जो है किस हालात में मरीज जो है इस वक्त भर्ती है। देखिए ये प्रसूति वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है, महिला शल्य वार्ड है और इसमें ऑपरेशन के बाद यानी प्रसव के बाद भी कुछ मरीज जो है उन्हें यहाँ पर रखा जाता है और अंदर सभी बेड पर आपको मरीज नज़र आते होंगे। जो प्रसूति मरीज हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें इस वक्त यहाँ भर्ती किया गया है। प्रसूति वार्ड में भी जो है आवारा कुत्ते आपको नज़र आते होंगे। तो ये अस्पताल की स्थिति है, चूँकि यहाँ न तो व्यवस्थाएं अब तक सुदृढ़ हुई और न ही मरीजों की समुचित इलाज का इंतजाम हुआ। कुछ और भी महिलाएं हैं। रात में क्या हुआ था, कैसे इलाज जो है देरी हो गई? कब इलाज में सर देरी हो गया, इसलिए जब मरीज के 5 बजे लेके आए और 2 बजे तक हम नॉर्मल बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चा हो जाएगा तो नहीं हो रहा, उल्टा बच्चा है हमारा। तो कह रहे हैं जो मैम लोग आने दो, लेने जाए तो लेने जाओ, ना तो मत ले जाओ, इधर डॉक्टर साहब आएंगे तो ऑपरेशन कर देंगे। करते करते वो 6 बज गया। हम हंगामा किए जहाँ जो हमको लेडीज़ को हमारे पेशेंट को हमारा जान बचाई। हाँ। देखिए ट्रायल कक्ष में एक जो है कर्मी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ क्या है?
जियाना में। जी नहीं, इंचार्ज नहीं यहाँ की? नहीं, सिस्टर है। सिस्टर है। तो यहाँ कब कब डॉक्टर आते हैं? आते हैं। डॉक्टर आते हैं। तो कैसे इलाज जो है आप ही लोग करती हैं, डॉक्टर नहीं आते तब तक? नहीं, हम लोग तो नहीं करते हैं, दीदी लोग तब तक देखती है, हमसे जो सीनियर दीदी है। जो सीनियर वही देखती हैं। बच्चा भी देख कर जा रहा है डॉक्टर के अभाव में, डॉक्टर रात में नहीं आते हैं? कैसे डॉक्टर रात में आते हैं? अभी तो फिलहाल हम अभी आए हैं तो हमको उतना अभी नहीं पता है। रात में डॉक्टर आते हैं? हाँ, आते हैं। कैसे, ऑन कॉल आते हैं? ऑन कॉल आते हैं। ऐसे ड्यूटी नहीं रहती डॉक्टरों की? सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का गृह जिला है और उनके गृह जिला में इस कदर की लापरवाही सामने लगातार आ रही है, तो ऐसे में मरीजों के इलाज को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कब तक इस पूरे मामले में जांच करते हैं और क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और राजधानी पटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 5 से 6 बाइकों को रौंद डाला। कार ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार में बैठी लड़की फरार हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर भी मौके से भाग निकला। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मछली गली के पास की बताई जा रही है। फोर व्हीलर है जो टक्कर पोल में मारते हुए और किसी का इस घटना में कोई घायल भी हुआ है क्या? नहीं। कितने गाड़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं? आगे का पोर्शन साफ है, वो पोल टूटा हुआ है। हाँ, और जो कार चला रहा था वो स्कूटी भी एक है। और ये इसमें ये कार चालक फरार हो गया है क्या मौके? हाँ, फरार हो गया। पूरा फुल स्पीड में आया, आते पूरा यहाँ से पूरा आया, बस इस सोचा कि मछली गली है। हाँ, घुसाया, बस उसी में मार दिया। हाँ, गाड़ी में कितने लोग सवार थे? दो, एक लड़का एक लड़की। हाँ, और वो जो मोटरसाइकिल लगा हुआ है वो मोटरसाइकिल लगा के इधर हटवे किए कि बस रोन दिया, लेकिन कोई आदमी का ऐसा यहाँ पर हादसा नहीं, उधर हुआ था। किधर से आ रहा था ये? बटकेश्वर तक इधर से लाइन से आया, मतलब लक्ष्मी मार्केट में मारा। हाँ, और लक्ष्मी मार्केट में यहाँ मछली मोड़ पर मारा, और मारते हुए आते गए। गाड़ी किसकी है, क्या है, पता इसके बारे में कुछ पता नहीं है आप लोगों को। और मुजफ्फरपुर से इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बाइक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद धू-धू कर बाइक जल उठी। हादसे में बाल लोगों की जान बची है। शहर के कच्ची पक्की चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर बने कट के पास एक बोलेरो ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक जलने लगी। लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाइक पूरी तरह जल गई। बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों सरैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मजदूरी करने जा रहे थे और तभी बीच रास्ते में ये घटना घटित हो गई। महिंद्रा पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और बोलेरो का एक्सीडेंट हुआ है और मोटरसाइकिल में आग लग गई है। तो घटनास्थल पर पहुंचे और जो एक्सीडेंटल था उनको लेकर रॉयल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। नजदीकी जो रॉयल हॉस्पिटल था उसमें एडमिट करा दिया गया है। और इस बीच राजधानी पटना से आपको एक अच्छी खबर बताएं। बिहार पर्यटन विभाग की नई पहल है। अब हेलीकॉप्टर से बारात जाएगी। हेलीकॉप्टर से भ्रमण योजना का उद्घाटन किया गया है। शादी में हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो सकेगी। प्री वेडिंग शूट, फूलों की बारिश, विदाई में भी सेवा दी जाएगी। चार्टर बुकिंग की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। पर्यटन स्थल घूमने के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। नए साल से लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा मिलेगी। लोगों को धार्मिक स्थल का एरियल व्यू भी दिखाया जाएगा। बोध गया, राजगीर का एरियल व्यू देख सकेंगे आप। लोग बुद्ध सर्किट के पर्यटन केंद्रों की हवाई सैर कर सकेंगे। खासकर सारनाथ की बात कर लें, कुशीनगर का भी हवाई भ्रमण कराया जाएगा। तो अच्छी खबर राजधानी वासियों के लिए, साथ ही साथ पूरे बिहार वासियों के लिए जिन्हें भी एरियल व्यू देखना है उनके लिए अब हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वो हेलीकॉप्टर बुक करके आराम से घूम सकते हैं और साथ ही साथ बारात भी आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। अगली खबर सीतामढ़ी से आपको बताएं, परसौनी प्रखंड स्थित जनता उच्च विद्यालय में बच्चों से ईंट ढुलवाने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। छात्रों से शिक्षक ईंट ढुलवा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि ये वीडियो हाल फिलहाल का है। ईंट ढुलवाने का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने जांच की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल की छुट्टी
के बाद बच्चों से ढुलवाने की बात सामने आई। हालांकि बच्चों का आरोप है कि उन्हें स्कूल से नाम काटकर भगाने की धमकी दी गई है, वरना किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करने की बात कही गई। और धमकाया जाता है, उसके लिए आवेदन धमका डरा के लिखवाया गया। सब बच्चा अपने पक्ष में सर ही लिखवाया, सब बच्चा से ये बोले गया है सर किसी जो नहीं लिखेगा उसका नाम काट के वो दिया जाएगा। अजी हमको पक्ष में नहीं बोला, उसको भी नाम काट। हम उस दिन कार्यालय गए थे, कार्यालय चूँकि हम सीतामढ़ी थे, मुझको जैसे ही मैंने देखा तो मैं आकर के अपने कर्मियों से पूछा से क्या उन्होंने ऐसा किया, तो कहा नहीं सर, वो तो 3:30 के बाद बच्चे जो यहाँ से निकल के चले गए तो उस बीच का है, उससे पहले का कहाँ है। और सरकार ने गरुड़ को विलुप्त पक्षी घोषित कर दिया है, लेकिन कंबोडिया और भारत के 2 राज्यों में गरुड़ की संख्या बढ़ रही है। असम और बिहार में गरुड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है। भागलपुर के कोसी कदवा इलाके में गरुड़ काफी संख्या में पाए जाते हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। विश्व भर में गरुड़ की संख्या 1200 से 1800 है, जिसमें कि 600 से अधिक गरुड़ भागलपुर में है। भागलपुर नौगछिया के कदवा इलाके में गरुड़ खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ का वातावरण गरुड़ के प्रजनन और प्रवास के लिए बहुत ही अनुकूल है। वहीं स्थानीय लोग भी गरुड़ को भगवान की तरह पूजते हैं। भागलपुर सुंदरवन में गरुड़ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, जो भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। पटना एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल का काम करीब पूरा हो गया है। मार्च में न्यू टर्मिनल का शुभारंभ किया जाएगा। न्यू टर्मिनल का काम 80% तक पूरा हुआ है, जिसे फरवरी महीने तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। फ्लाइट्स और पार्किंग के लिए 6 मंजिला भवन बनकर तैयार हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। मार्च में न्यू टर्मिनल का शुभारंभ भी हो जाएगा। यहां पर भी फ्लाइट्स रुकेंगी और यात्रियों का आना जाना लगा रहेगा। न्यू टर्मिनल का 80% तक काम पूरा हो चुका है। 6 मंजिला भवन इसे बनाया गया है। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यू टर्मिनल लगभग बनकर पूरा हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।